नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश एक है, देश की नीति एक है, देश के फैसले एक हैं और उन फैसलों का विरोध आंतरिक तो हो सकता है, लेकिन क्या दुश्मन देश के साथ जाकर खड़ा हो जाना यह भी देश के अंदर सियासी स्वतंत्रता हो सकती है? क्या कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उस अंग को विच्छेद करने की साजिश की जा सकती है? क्या कश्मीर मुद्दे पर सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टी के नेता दुश्मन देश की गोद में जाकर बैठने की बात कर सकते हैं? क्या कश्मीर से 370 का हटना विपक्षी पार्टियों को इतना खल सकता है कि वो पाकिस्तान का राग अलापने लगे? क्या दुश्मन देश जिसने कभी भारत का भला नहीं चाहा, जिस पर जब जब भरोसा किया उसने पीठ में छुरा घोंपा, आतंकियों को लगातार भारत भेजता है, आज भी भारत भेजता है, हजारों लोगों की जान ले चुका है, उस देश के साथ टेबल पर बात करनी चाहिए, और वो भी अपने ही देश के अभिन्न अंग कश्मीर पर? कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर यही कहते हैं कि कश्मीर पर भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन भाई क्यों करनी चाहिए जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 370 हटने के बाद वो भी पुख्ता हो गई, तो फिर उस पर बात करने की जरूरत क्या और पाकिस्तान का राग अलापने की जरूरत क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिशंकर अय्यर जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही मणिशंकर अय्यर है जो 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को चाय वाला कहते हैं और उसके बाद पूरा कैंपेन चेंज होता है और चाय वाला कैंपेन ही पूरे देश भर के अंदर चर्चाओं में आता है, लोकप्रिय बनता है और फिर सरकार बनती है। 2019 से पहले नीच कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद भावनात्मक सैलाब ऐसा उमड़ता है कि वहां सब कुछ बहता हुआ विपक्षी पार्टियों का नजर आता है। और अब 2024 से पहले पाकिस्तान प्रेम में मणिशंकर अय्यर डूब गए। आज बात इसी मुद्दे पर कि इस पाक मणि को शह किसकी है और क्या ये सब कुछ सुनियोजित है? That we should be in continuous dialogue with the Pakistanis. बात होनी चाहिए अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन क्या अपने ही देश के एक अभिन्न अंग पर हम इसलिए बात करें कि वो भाई साहब चाहते हैं कि कश्मीर उनको मिल जाए? वो सोचते हैं कश्मीर उनका है, जबकि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। तो फिर बातचीत इस मुद्दे पर क्यों? और यह कांग्रेस का कौन सा पाकिस्तान प्रेम है जो अलग अलग वक्त पर झलक जाता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। ये मणिशंकर अय्यर की टाइमिंग हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। आपको लग रहा है कि जानबूझकर 2024 से पहले यह बयान दिया गया है या यह बयान दिलवाया गया है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को थोड़ा सा याद दिला दूं कि मणिशंकर अय्यर हैं कौन। ये वही पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले, जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक नीच व्यक्ति कहा था चाय वाला कहने के अलावा। उसके अलावा ये वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान से गुहार लगाई थी कि वो भारत की चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार को गिराने में उनकी मदद करें। आपको ये भी याद होगा कि एक बार इन्होंने कहा था कि मंदिर वही बनाएंगे, क्या बकवास है। इसके अलावा मैं आपके दर्शकों को थोड़ा ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल क्या है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी एक ऐसा इवेंट बन के रह गया है जो कि भारत तोड़ो या भारत विरोधी या ब्रेकिंग अप इंडिया फोर्सेस के जो ब्रांड एम्बेसडर्स और टॉर्च बेयरर्स हैं उनका स्वागत करता है और उनको मंच देता है कि वो यहाँ आकर अपनी आवाज़ और बुलंद करें। उदाहरण के तौर पर आज ही की टॉक में एक मोहतरमा आई हुई हैं जिनका नाम है शुमोना सिन्हा। ये भारतीय मूल की एक फ्रेंच एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही मोदी जी और अमित शाह जी का नाम लेकर कहा था कि ये भारत में मुस्लिम महिलाओं का रेप करवाने के लिए लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब 14 जुलाई को फ्रांस में मोदी जी को एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया तो उन्होंने
ओपन लेटर लिखकर प्रेसिडेंट मैक्रोन को कहा था कि आपने मोदी को यहां पे इनवाइट करके फ्रांस का शर्म से सर झुका दिया है। अंत में लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में इनकी क्या दुर्गति हुई है। जो कहते थे कि प्रधानमंत्री जी को एक चाय बेचने के लिए दिल्ली में स्टॉल दे देंगे, आज वो खुद चाय बेचने के लायक नहीं रहे हैं। और वो इवेंट जिसमें कि 10 साल पहले देश और दुनिया से लोग आकर बड़े बड़े ऑथर्स को सुनना चाहते थे, आज वहाँ पे सिर्फ जयपुर के छोटे भैये जो वहाँ पे जाके एक तरह से सेल्फी खिंचवाकर घर लौट जाते हैं। ये स्थितियां हैं दोनों की। जी नहीं, लेकिन मेरा सवाल बहुत अलग था। मेरा सवाल ये था कि मणिशंकर अय्यर जो ये बयान देते हैं, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब वो बयान दे रहे होते हैं तो उनसे बयान दिलवाए जा रहे होते हैं, या उनको खुद लगता है कि चलिए ये टाइमिंग है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की, तो बेहतरीन मौका है, चलिए बयान देते हैं। हाँ, इस बात को ठुकराया तो नहीं जा सकता। ये सच है कि वो समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे कांग्रेस को फायदा होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी जी का जो वोट बैंक है वो अवश्य कंसोलिडेट हो जाता है। 10 साल की जो एक जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी जो होती है लोगों में, मतलब और बीजेपी में भी अगर थोड़ी बहुत कभी कभी अगर कॉम्प्लेसेंसी आ भी जाती हो तो वो कार्य बीजेपी का ये पूरा कर देते हैं। जो लोग हल्का सा भी जिनके मन में कोई भी संशय होता है वो सोचते हैं कि बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिशंकर अय्यर की पेंशन बीजेपी की तरफ से चल रही हो कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, 5 साल में 1-2 बयान देने, बाकी हम देख लेंगे? देखिए विजेंद्र जी, ऐसा है कि मणिशंकर अय्यर जी तो शुरू से ही बहुत कंट्रोवर्शियल बयान देते आए हैं। आज भी उन्होंने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक बात रही उनकी बयान की, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि विदुर नीति कहती है कि जो दुष्ट होता है उसको दुष्टता के साथ ही डील करना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत है भारत के पास में, मगर टेबल टॉक करने के लिए नहीं है। 65 साल तक ये लोग टेबल टॉक करते रहे। कश्मीर को क्या मिला? कर्फ्यू वाला कश्मीर मिला, आतंकवाद मिला, अलगाववाद मिला, बिना बिजली, बिना सड़क, बिना सुविधाओं के, बिना एजुकेशन के जीने वाला कश्मीर मिला। आप सोचिए आज वही कश्मीर है जहां पर विकास के पंख लगे हैं। जो डल झील है ना, उसमें शिकारे हमेशा गुलजार माहौल में मिलते हैं। आज G20 की जो है वहां पर हम लोग। डल झील गए हैं आप? घूमने गए हैं क्या? जी बिल्कुल। डल झील जितनी आगे से खूबसूरत है ना, उस 2 किलोमीटर के एरिया के पीछे जाकर उस जगह को देख कर आइएगा जहां कश्मीरी पंडित रहा करते थे, वो उतनी ही बदनुमा है। और शिव मंदिर जो अंदर है ना, नंदी महाराज कश्मीर के अंदर इंतजार कर रहे हैं मैम, अभी भी गेट का ताला खुल जाए। विजेंद्र जी, वो गेट का ताला वहां खुल नहीं रहा है, ज्ञानव्यापी खोलने की तैयारी कर रहे हैं हम। कश्मीर में ताला नहीं खुल रहा है। निश्चिंत रहिए, वो भी खुलेगा। कश्मीर एक ऐसे मार्ग पे अब चल गया है, सब कुछ खुलेगा। और एक चीज आपको और कहना चाहूंगी, हम तो उस टेबल टॉक्स पर भी हम विश्वास रखते थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम जो इतिहास बदला जा सकता है मगर भूगोल बदला नहीं जा सकता। मगर हमें क्या मिला प्रत्युत्तर में? हमें मिला विश्वासघात, हमें मिला कारगिल का युद्ध मिला। तो राजनीति के तो वैसे भी 4 आधार हैं, साम दाम दंड भेद। जो पाक विस्थापित थे, या कहें कि जो कश्मीर से जो विस्थापित हुए थे, उनको वहां बसाना था, योजना थी ना। आप मुझे बताइए ना कि कितने मकान वहां बने और कितनों को वापस कश्मीर भेजा गया? देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल था। और अगर अभी आपने सुना हो तो सदन में कुछ दिन पहले हमारे अमित शाह जी ने ये चीज भी रखी है कि वहां पे जो विस्थापित पंडित हैं, विस्थापित कश्मीरी हैं, उन लोगों को वहां की जो पार्लियामेंट बनेगी उसके अंदर उनको सीट्स मिलेगी, रिजर्वेशन उनको मिलेगा उन सीट्स का, प्रतिनिधित्व उनको मिलेगा। भाई रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, 2-4 लोग, उनकी आवाज सदन में रखने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, उनसे मकान मिल जाएंगे। जहां तक बात रही मैं आपसे ये कह रहा हूं मैम, 2014 के अंदर क्या ये वादा नहीं किया गया था कि कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर में बसाया जाएगा, उनको मकान दिए जाएंगे? किया था ना। आज 10 साल बाद मुझे 20 नाम तो गिनाइए जिनको वहां बसा दिया। जी बात ये है कि अगर आप 2014 में सीधा उनको वहां ले जाते तो दोनों ही पार्टी के अंदर वो हो सकता है वापस से एक कम्युनल क्लैशेस होने की संभावना थी जी। अब आप कश्मीर को एक मुख्य धारा में लेकर आए हैं, बाकी युवाओं को मुख्य धारा में लेकर आए हैं। अब बता दीजिए कितना वक्त लगेगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द। कितना में? आप देखिए आने वाले 1-2 सालों के अंदर आप पाएंगे कि वहां पे कश्मीरी पंडित अपने उसी राइट के साथ खबर में कभी सुन पाऊंगा? चलिए छोड़िए मैम जी, अगले 2 महीने 6 महीने में खबर में सुन पाऊंगा कि जहां कश्मीरी पंडित रहते थे और जहां शिवलिंग था, जहां पूजा होती थी, नंदी महाराज जहां लगातार इंतजार कर रहे हैं कि एक ताला, इतना सा ताला है मैम, मैं देखकर आया हूं और मेरी रूह कांप गई थी वहां जब मैं गया था उस इलाके में।
इतना सा ताला खुला नहीं अभी तक। इतना सा ताला खुलेगा, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है, वो ताला भी खुलेगा, उस नंदी का इंतजार भी खत्म होगा। जहां 500 साल के राम का इंतजार खत्म हो गया, वहां उस नंदी का इंतजार भी खत्म होगा, और वो भी होगा तो हमारे आदरणीय और माननीय मोदी जी की जो है वो पहल से। ठीक है, एकलव्य सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस से प्रवक्ता को जोड़ना है, पहले ये था कि स्टूडियो आएंगे, स्टूडियो आए नहीं है, अब कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, ना जाने कब तक जोड़ेंगे, क्योंकि यहां जुड़ने का सिलसिला जनता से भी कुछ ऐसे ही बयानों के साथ कट रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कश्मीर से 370 हट जाना वाकई में भारत के लिए गर्व की बात है। 35A डिसॉल्व हो जाना, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो अंदर के क्लॉज थे वो बेहद खतरनाक थे। मेरा सवाल यह है कि क्या इन सबसे इतर बीजेपी ने वहां वाकई में कश्मीरी पंडितों के लिए, जो कश्मीर छोड़कर आ गए दूसरी जगह, उनको वापस वहां बसाने के लिए, वहां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, और जो कालिक आसक कश्मीरी पंडितों के मकान पर दिखाई देती है कि देखिए किस तरीके से जला दिया गया था, उसको हटाने के लिए कुछ किया है अभी तक? देखिए विजेंद्र जी, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि पिछले जो कुछ वर्ष हैं उसमें अगर किसी ने भी कुछ किया है कश्मीरी पंडितों के लिए वाकई, तो वो बीजेपी ही है। इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। परंतु ये बात भी सही है कि शायद जो आशाएं मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक बात थी कि उनको ले जाकर वापस बसाया जाएगा और उसी उत्साह के साथ क्या वो हमको वहाँ पे दिखाई देंगे, तो वो शायद मतलब जो सही स्थिति है उसके बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो भी आप लोगों से सुनते हैं और देखते हैं, वो स्थिति जो हम चाहते थे वो तो शायद अभी तक स्थापित नहीं हुई है। मैं सर गया था, जिसका जिक्र कर रही है ना मैम, डल झील, मैं भी देखने गया था, मैं उसको घूमने गया था वहां पर। फिर मेरा मन किया कि चलिए एक बार उस जगह को घूम लिया जाए जहां कश्मीरी पंडित रहते थे। आप यकीन करेंगे, नाव वाले ने मुझे ले जाने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि साहब वहां खतरा है। मैं गया फिर भी वहां पर। वहां आप सोचिए क्या बीती होगी कि उस मंदिर के अंदर नंदी महाराज हैं, इतना सा ताला, बस इतना सा ताला लगा हुआ है। आप छोड़ दीजिए कश्मीरी पंडित कब बसेंगे कब नहीं बसेंगे, वो ताला खुला नहीं था। और आज भी मैं यकीन से कह रहा हूं ताला खुला नहीं है। तो जब हम इतना नहीं कर पा रहे, तो क्या वाकई में हमें कहना चाहिए कि उस दिशा में हम सही तरीके से जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि बयानों का तो कुछ भी होता है, नेता के जुबान पे होता है, बयान दे देते हैं। विजेंद्र जी, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि धारा 370 हटेगी? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी? क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि कश्मीर वापस से मुख्य धारा में जुड़ पाएगा? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि वहां पे आतंकवाद और अलगाववाद की जो है वो मैंने तो हमेशा से सोचा था, मैं सोचता नहीं, मुझे यकीन शुरू से है कि कश्मीर भारत का भी अंग है। दर्शकों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज तक हमने वो कश्मीर देखा था जहां पे दंगे होते थे कि हमें पाकिस्तान में मिलाया जाए, मगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज जो है वो आवाज उठ रही है कि हमें भारत में शामिल किया जाए। तो जब ये सब मोदी सरकार के अंदर संभव हुआ है, तो उस मंदिर का ताला भी निश्चित रूप से खुलेगा, वहां शिव की पूजा भी होगी। ठीक है, ये मुझे लगा कि भाई इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहिए, इसलिए मैंने इस इश्यू को उठाया। लेकिन अब वापस मूल इश्यू पर आता हूं। 2014 में चुनाव से पहले चाय वाले का बयान कौन देता है? मणिशंकर अय्यर। फायदा बीजेपी को होता है। 2019 में नीच वाला बयान कौन देता है? मणिशंकर। फायदा बीजेपी को होता है। पूरे कैंपेन चेंज हो जाते हैं और अब फिर बयान कौन दे रहा है? मणिशंकर। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द पूरी सियासत रची जाएगी। तो क्या यह टाइमिंग बीजेपी के बेहतरी के लिए मणिशंकर जब ये कर रहे होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैटिंग आपकी तरफ से ही कर रहे हो? देखिए, निश्चित रूप से वो बैटिंग तो हमारी तरफ से नहीं कर रहे होते हैं, मगर हर व्यक्ति के अंदर एक अंतरात्मा होती है। हो सकता है मणिशंकर जी की भी कभी कभी जाग जाती हो कि मैं कांग्रेस में रहते हुए डायरेक्टली तो सपोर्ट कर नहीं सकता, इस तरीके से कर देता हूं। क्योंकि आज उन्होंने एक बयान और दिया कि सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी कि मैं राजनीति में रहूं, तो वो इनडायरेक्टली जो है वो अपनी कांग्रेस से ही परेशान है और ये आपसी गृह युद्ध के अंदर परेशान होकर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। मगर बात ये है कि जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं वो एक सिनिकल मेथोडोलॉजी या मैं कहती हूँ मेंटालिटी के तहत वो ये स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, मगर जनता जानती है। और जो आप कह रहे हैं ना कि एक नैरेटिव सेट हो जाता है, वो नैरेटिव जनता सेट कर देती है, क्योंकि जनता सच क्या है झूठ क्या है वो जानती है। जनता जानती है कि किसने डिलीवर किया। 65 साल बनाम 10 सालों का। जब चलिए ये बताइए, फिर मणिशंकर अय्यर को थैंक यू कहते हैं बयान के बाद? जब रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, तो थैंक यू कहते हैं कि शुक्रिया बयान देने के लिए? मणिशंकर जी को क्यों शुक्रिया हम कहेंगे? शुक्रिया हम उस जनता का कहते हैं जो जनता हम पर विश्वास जताती है। शुक्रिया हम उस जनता को कहते हैं जो जनता जो है वो हम पर ये उम्मीद रखती है हमसे कि हम उनका विकास करेंगे और हम उसके ऊपर खरा उतर के दिखाते हैं। हमारे लिए जनता जनार्दन है।
हु इज मणिशंकर अय्यर? होंगे वो, कोई भी स्टेटमेंट दे, वो अपने आप से कांग्रेस के ग्राह्यों से निपट ले, वही बहुत है। मणिशंकर अय्यर है या नहीं मायने नहीं रखता बीजेपी के लिए ना, बिल्कुल नहीं रखता। होंगे वो तो फिर कांग्रेस के लीडर उनके होंगे। बयान के ऊपर नेशनल कैंपेन क्यों तैयार होते हैं? फिर हमारी तरफ से नहीं किए जाते, वो एक सुरसा छोड़ते हैं मगर जनता उसका जवाब देती है। ये जो नैरेटिव है ये जनता सेट करती है, क्योंकि कांग्रेस जनता प्रवक्ता, को एक मिनट विश्वास सर, है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीबी यादव जी, क्या वाकई में मणिशंकर कांग्रेस के अंदर ये कंफर्म कर पाएंगे आप? नहीं, इसमें कंफर्म करने की जरूरत क्या है? मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस में है, लेकिन जो लिटरेचर फेस्टिवल में जो आते हैं वो कांग्रेस की हैसियत से नहीं आते, उनका अपना व्यक्तिगत होता है। सभी लोगों की एक वैचारिक स्वतंत्रता होती है जहां वो अपने विचार रखते हैं जी। वहां पे कोई वो कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर नहीं अपने विचार रख रहे होते हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो मतलब ये कहूं मैं, इसका मतलब कि मणिशंकर अय्यर अगर ये कह दें कि भाई वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो वहां की जाकर सदस्यता लेना चाहते हैं, वो वहां से कश्मीर को अलग करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मणिशंकर जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, उस मुहिम का हिस्सा हो जाएं, जो कश्मीर को वापस भारत से अलग करने की कोशिश करे, साजिश रचे, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस का लेना देना नहीं। हाँ, कांग्रेस उनको प्राथमिक सदस्य बनाकर रखेगी। पहली चीज तो जो मैं भी इस सारे बयान को, उस फेस्टिवल को देख रहा था, जितना आप कुछ भी बता रहे हो, ऐसा ये केवल और केवल पता नहीं आप कहां से किसकी देन बता रहे हो। उन्होंने जो तथ्य रखे वो सिर्फ एक बात रखी है, उन्होंने जो पूरे लाइन पे रखी है वो ये रखी है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत कहते हो कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, लेकिन आप बातचीत की टेबल पे नहीं आ सकते हो, ये हिम्मत आप में नहीं है। जी। और आप देखिए 65 साल तक ये टेबल टॉक्स करके क्या कर लिया इन्होंने हासिल? सीबी यादव साहब, पहले तो ये बताइए भाई, यही वो कांग्रेस है ना जो कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं? आपके ही नेता है ना जो कह रहे थे फिर बाद में कि हाँ शायद 2-4 कौवे वहां पर मरे हैं, वो आपके ही नेता थे ना? अब आपको ये तो यकीन हो गया कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इसके लिए तो धन्यवाद। अब मेरा सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, पाकिस्तान से बातचीत करके क्या निकला है आज तक? अच्छा, तो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना मतलब ये नीति हो सकती है कि किसी भी देश की बातचीत के बिना कोई दूसरे तरीके होते हैं क्या? जी, ये तो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक सर, आपके घर में करके दिखाया है 10 वर्षों में हमने, दूसरा तरीका भी करके दिखाया है। आपके घर में हर दिन कोई पत्थर फेंके, बातचीत करना, आपके घर में हर दिन कोई पत्थर फेंके, हर दिन कोई गोली चलाए, हर दिन चलाए, लग गए आप एक बार बात करेंगे जा रहे हो इस देश को? जी, सीबी यादव साहब, आपके घर पर हर दिन कोई पत्थर फेंके, हर दिन गोली चलाए, आपके घर का हर दिन एक आदमी शहीद हो जाए, आप बातचीत करते रहेंगे? कब तक करेंगे? बातचीत की टेबल पे भी तो आपको जवाब देना होता है। भारत सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, ये तो 9 साल से दे रखा है ना। शिमला समझौता आप लोगों ने किया था, राउंड द टेबल ही किया था, कर पाए। सीबी यादव जी, शिमला समझौता राउंड द टेबल ही किया था, दर्जा क्या मिला उसके बाद? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मोस्ट फेवर्ड नेशन मैं पूछ रहा हूं सर, शिमला समझौता आपने ही किया ना, पाकिस्तान के साथ ही किया, क्या मिला फिर उसके बाद? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत सरकार ने दे रखा है ना पाकिस्तान को, यही मोदी सरकार ने। जी, आप कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ता है, आपको उस मुल्क को जवाब देने की पड़ी है जिस मुल्क ने इस मुल्क का चैन खराब कर रखा था, मगर आपको उस जनता को जवाब देने की नहीं पड़ी है ना? नवाज शरीफ को वहां उनके जाकर के बिरयानी खाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और बिना बताए जाते हैं। तो एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूं कि जब उस समय जब मोदी जी आई थे और उनने नवाज शरीफ जी को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, तब पूछा गया कांग्रेस की तरफ से कि क्यों बुलाया? जब वो एक बार उनके यहाँ बिन बुलाए चले गए तो कहा कि बिरयानी खाने क्यों चले गए? और यदि कोई पाकिस्तान देश से हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज करेगा और उसका अगर सही तरीके से जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए जनता ने उन्हें उस कुर्सी पे बैठाया है, तो आप कह दोगे कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? जी, चलिए सीबी साहब, इतिहास में पहली बार देश सीना ठोक के कहता है कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनको फक्र महसूस होता है इस कार्रवाई पर जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। सीबी यादव साहब, हो सकता है आपको मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम ना दिखता हो, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को मैं बताता हूं कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को लेकर कितनी बार विवादित बयान दे चुके हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मणिशंकर अय्यर केंद्र पर निशाना साधते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर टेबल पर बातचीत होनी चाहिए कहते हैं, पाकिस्तान से बात करते रहना जरूरी ताकि हल निकल सके। हल किसका? कश्मीर का।
भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत है, लेकिन पाकिस्तान से टेबल पर बात करने की हिम्मत नहीं है। कश्मीर को लेकर उनकी पाकिस्तान के, सुनिएगा सर, कश्मीर को लेकर उनकी पाकिस्तान के पूर्व पीएम परवेज मुशर्रफ से बात हुई थी। कश्मीर मामले के समाधान को लेकर उनके पास 4 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, लेकिन ना जाने क्यों इस मुद्दे पर कभी बैठकर बात नहीं हुई। कश्मीर को लेकर दोनों देशों की नीति क्या है, समझ से परे है। आखिर टेबल पर बैठकर बात क्यों नहीं की जाती? अब सुनिए आगे। पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव से पहले पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बयान दिया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के फोटो विवाद के बीच अय्यर ने पहले तो जिन्ना की तारीफ की थी, सुनिए ना सर, और बाद में उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर दी थी। अब आप बताइए, क्या जिन्ना इज इक्वल टू हमारे महात्मा गांधी हैं? देखिए, क्या मीडिया इतना गलत परसेप्शन बनाने की भूमिका में आ जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपके ही बयान है। ये जो शब्द है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिन्ना इज इक्वल टू महात्मा गांधी है कांग्रेस के लिए? लिटरेचर फेस्टिवल में जो बात रखी उसमें किस पे आपत्ति है? सीबी यादव साहब, मैं तो बयान बता रहा हूं मणिशंकर अय्यर के, कब तक खड़े रहेंगे उनके साथ? ये तो बताइए, क्या जिन्ना इज इक्वल टू महात्मा गांधी है? अरे ये तो पुरानी बातें हो गई। अरे सर, तो पुरानी खत्म हो गई क्या? उसकी बात है, कौन सी पुरानी बात है? आप बताइए ना, क्या जिन्ना इज इक्वल टू महात्मा गांधी है? आप केवल अगर एंकर ही बोलता रहेगा तो फिर हमको बुलाते क्यों है? क्योंकि साहब आपके प्रवक्ता बाहर बोलते हैं ना जितना बोलना है। बुलाना किस लिए है ना नेता? आपको अपनी बात और अपना आइडिया और अपना ओपिनियन देना है, तो हमारा सुनना ही नहीं है, तो बुलाना किस लिए? साहब, मैं तो 2 बार चलिए एक बार फिर सवाल कर लेता हूं, क्या जिन्ना इज इक्वल टू महात्मा गांधी है कांग्रेस के लिए? मैं सवाल समझ गया हूं, मुझे जवाब ही देने दीजिए पहले का। बोलिए सर, बोलिए। जवाब यह है, क्या भारत को पड़ोसी देशों के बीच में सुरक्षित रहने के लिए पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की प्रक्रिया का कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भारत कितना सुरक्षित रहा? जिन्ना इज इक्वल टू, अब देखिए, बात नहीं बोलने देंगे। कोई विदेश नीति महात्मा गांधी है ना कहेगी। चाइना ने महात्मा गांधी है कांग्रेस के लिए कब्जा जमा रखा है, और इन्हीं के अरुणाचल प्रदेश के सांसद ये कहते हैं कि चाइना ने 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री जी एक जबान नहीं बोलते हैं, इनका एक जवाब नहीं आता है। ये सीबी यादव जी, शायद आपको ज्ञान नहीं है, पर मैं बताती हूं आपको कि केवल इंडिया की पॉलिसीज की वजह से चाइना आज मोस्ट आइसोलेटेड जो कंट्री बना हुआ है डिप्लोमेटिकली। अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप जाइए इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ के आइए। भारत भी आज मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री बन चुका है। करना है, मैं ये आप ध्यान रखिए, और हर जगह से आप देखेंगे हमारा कोई स्टैंड नहीं है। मणिशंकर अय्यर के बयानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। हम गाजा पट्टी के मामले में नहीं ले पा रहे हैं। मैं विद रिक्वेस्ट और विद रिस्पेक्ट पूछ रहा हूं, क्या मणिशंकर अय्यर के बयानों के साथ कांग्रेस खड़ी है? देखिए, ये अपनी एक निजी स्वतंत्रता है उनकी। चलिए ठीक है सर, मान लिया उनकी अभिव्यक्ति की आजादी किसी हद तक गिर सकती है, लेकिन आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये बताइए, क्या जिन्ना इज इक्वल टू महात्मा गांधी है, या ये भी उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है? नहीं, वो उस डिबेट में जाएंगे तो वो पूरी बात का संदर्भ बताना पड़ेगा। मीडिया क्या करता है, एक नैरेटिव बनाने के लिए किसी भी संदर्भ में जिन्ना इज इक्वल टू महात्मा गांधी हो जाएंगे, बताता है, पूरी बात को नहीं बताता है। एक और सवाल, 2015 में मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति तभी संभव है जब मोदी सरकार गिर जाए। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी गई सरकार को गिराने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर कहता हूं कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया इस लिटरेचर फेस्टिवल में। बहुत शेम ऑन कांग्रेस, शेम ऑन डॉक्टर सीबी यादव। भारत सरकार की सच्चाई ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, इनके मूल में मोदी विरोध है। इनको लगता है यादव जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये उस दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर हैं बनाने के लिए जिनको कि इससे प्रॉब्लम है कि मोदी जैसा कोई गरीब हिंदी भाषी व्यक्ति आकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इस देश में क्यों बैठ गया। अपूर्वा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा सोचिए, मणिशंकर अय्यर को जब आप पढ़ेंगे, हालांकि वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी गूगल करेंगे तो इतने विवादित बयान आएंगे जो महात्मा गांधी से शुरू होकर मोदी तक चलते हैं। लेकिन कांग्रेस हर स्टैंड पर 2 ही स्टैंड रखती है। एक तो यह कि उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का लेना देना नहीं, और दूसरा उस बयान के साथ खड़ी है। क्या वाकई में किसी भी सूरत में जिन्ना महात्मा गांधी के बराबर हो सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या किसी भी सूरत में जो हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर,
उसके लिए हम पाकिस्तान से यह बात करें कि भाई साहब आप भी दावेदारी जता रहे हैं, अब जरा बताइए कितना चाहिए आपको। मणिशंकर के बयान पर कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान आखिर वो क्यों देते। नमस्कार। That we should be in continuous dialogue with the Pakistanis